23 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ 24 की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मलेशिया में 2 नेवी हेलीकॉप्टर टकराए, 10 क्रू मेंबर्स की मौत। परेड रिहर्सल में हादसा, एक हेलीकॉप्टर स्विमिंग पूल और दूसरा स्टेडियम में गिरा। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का इजराइल पर 35 रॉकेटों से हमला, दावा आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल ने लेबनान में जवाबी हमले किए। संसदीय चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुइजू का चीन एजेंडा, मालदीव का संविधान बदलेंगे। 30 द्वीपों में चीनी कंपनियों को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। ताइवान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 6 घंटे में 80 झटके महसूस किए गए। चीन, जापान और फिलीपींस में भी कांपी धरती। यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के वीज़ा नियम बदले, 5 साल की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा मिलेगा। इसमें से 29 देशों में जा सकेंगे लोग। चीन में बारिश, बाढ़ से 4 की मौत, 10 लापता, 44 नदियां खतरे के निशान के ऊपर, 1000 से ज़्यादा स्कूल बंद, 1 लाख लोग विस्थापित। मालदीव ने भारत विरोधी मुइजू संसदीय चुनाव जीते, 93 में से 71 सीटें मिली। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही इंडिया आउट मुहिम चलाई थी। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने इस्तीफा दिया, हमास के हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी ली। विपक्ष ने कहा नेतन्याहू भी पद छोड़ें। पाकिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति का रेड कारपेट वेलकम, जिन्ना के मकबरे पर जाएंगे। अमेरिका के खिलाफ जाकर गैस पाइपलाइन डील की संभावना। इजरायली हमले में मौत के बाद महिला की डिलीवरी, डॉक्टरों ने जिंदा बच्ची को गर्भ से निकाला। इसके पिता बहन भी एयर स्ट्राइक में मारे गए। मलेशियाई नेवी के 2 हेलीकॉप्टर मंगलवार को हवा में टकरा गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। मलेशियाई नेवी ने बताया कि रॉयल मलेशियन नेवी परेड की रिहर्सल के दौरान यह हादसा हुआ। मारे गए सभी लोग नेवी के क्रू मेंबर्स थे। बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक हादसा मंगलवार सुबह 9:30 बजे पेराक के लुमुत नेवल बेस पर हुआ। सभी शवों को लुमुत एयरबेस के अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ इनकी पहचान की जाएगी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मरने वाले सभी लोगों की उम्र 40 से कम है। हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने सोमवार रात इजराइल पर 35 रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इस दौरान उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल ने भी हमलों की पुष्टि की है। लेबनान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी NAA की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला कथित तौर पर लेबनान के गांव पर इजरायली हमलों के जवाब में था। दरअसल इजराइल ने हाल ही में लेबनान के शरीफा, ओडासे और रत लातिन गांव में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था। मालदीव में भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को संसदीय चुनाव में प्रचंड बहुमत के साइड इफेक्ट्स शुरू हो गए। 93 सीटों में से मुइजू की पार्टी को 68 सीटें मिली हैं। अब मुइजू ने चीन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। उनका पहला टास्क संविधान बदलना है। अभी राष्ट्रपति के अधिकारों पर संसद का नियंत्रण है। मुइजू राष्ट्रपति के आदेशों को मंजूरी के लिए संसद में 3/4 की जगह साधारण बहुमत का प्रावधान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुइजू 188 बसाहट वाले द्वीपों में से 30 नए द्वीपों के कंस्ट्रक्शन के ठेके चीनी कंपनियों को देंगे। यहाँ चीन की कंपनियाँ पहले चरण में 1000 फ्लैट बनाएंगी। ये 30 नए द्वीप समुद्र पाट कर बनाए जाते हैं। इसे लैंड रिक्लेमेशन भी कहा जाता है। ताइवान में इस महीने फिर से बड़ा भूकंप, देश के पूर्वी तट पर सोमवार शाम 5 बजे से रात 12 बजे के दौरान 80 से ज़्यादा बार झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे ज़्यादा तीव्रता 6.3 और 6 दर्ज की गई। भारतीय समय के मुताबिक ये दोनों झटके रात 12 बजे के आसपास कुछ मिनटों के अंतराल पर आए। ताइवान में तब रात के 2:26 और 2:32 हो रहे थे। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र पूर्वी काउंटी हुलियन में धरती से 5.5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के कारण हुलियन में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इनमें से एक बिल्डिंग ढह गई तो दूसरी सड़क की तरफ झुक गई। जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के लिए 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा के नियमों को लागू कर दिया है। इस शेंगन वीज़ा से 29 यूरोपीय देश जा सकेंगे। शेंगन वीज़ा 90 दिन के लिए जारी किया जाने वाला एक शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। यह वीज़ा किसी भी यूरोपीय देश में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। इसके पहले तक 3 साल में 2 बार वीज़ा लेना पड़ता था, लेकिन अब 18 अप्रैल से लागू नियम के मुताबिक भारतीयों को मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा मिलेगा। इससे वीज़ा में लगने वाला खर्चा भी बच जाएगा। अभी अल्प प्रवासी वीज़ा में लगभग 7,000 रुपये लगते हैं। वहीं अमेरिका में यह 10 साल का है।
दक्षिण चीन में बारिश और बाढ़ से 4 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज़्यादा लोग लापता हैं। यहाँ के कई शहरों में 16 अप्रैल से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। 44 से ज़्यादा नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लोकल प्रशासन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू मिशन चला रहा है। अब तक 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है। इमरजेंसी सेवाएँ अलर्ट मोड पर हैं। बाढ़ के चलते अब तक 165 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा असर गुआडोंग में देखा गया। यहाँ 4 शव बरामद किए गए। सिंगापुर की नेशनल न्यूज़ एजेंसी CNN के मुताबिक बाढ़ के कारण अब तक 11 से ज़्यादा लोग लापता हैं। वहीं भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 6 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। कल 21 अप्रैल 93 सीटों पर हुए चुनाव में शुरुआती नतीजे आ चुके हैं। इसमें मुइजू की पार्टी नेशनल पीपल्स कांग्रेस और उनकी समर्थक पार्टी को 71 सीटें मिली हैं। इस पर चीन ने मुइजू को बधाई दी, जबकि भारत समर्थक MDP को मात्र 12 सीटें हासिल हुई। संसद में बहुमत के लिए 47 से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत थी। नतीजों की आधिकारिक घोषणा में 1 हफ्ते का समय और लगेगा। वहीं मालदीव की संसद का कार्यकाल भी मई में शुरू होगा। न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक मुइजू की जीत भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत और चीन की इस चुनाव पर कड़ी निगाह थी। दोनों रणनीतिक रूप से अहम मालदीव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। मुइजू की पार्टी जीत के बाद अब मालदीव में आने वाले 5 साल तक चीन समर्थक सरकार होगी। इजरायली सेना के खुफिया विभाग के चीफ मेजर जनरल अहरोन हलीव ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया। वो पहले सीनियर ऑफिसर थे जिन्होंने हमले को नाकाम न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफ़ा दिया। सेना ने अहरोन हलीवा के इस्तीफ़े को स्वीकार कर लिया है। मेजर हलीवा ने सेना को दिए इस्तीफ़े में लिखा है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया था। उस हमले का पता लगाने में मेरे नेतृत्व में काम कर रही टीम नाकाम रही। तभी से मैं सीने में दर्द लेकर जी रहा हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने पद से इस्तीफ़ा दूंगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5,000 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के मुताबिक 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं हमास ने 250 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। यह हमला पिछले कुछ इजराइल पर अब तक हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था, जिसे रोकने में इजरायली सेना नाकाम रही। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच सोमवार 22 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पहुंचे। यहाँ उनका रेड कारपेट के साथ स्वागत किया गया। उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हाउसिंग मिनिस्टर मियां रियाज हुसैन पीरजादा और ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सर टीपू ने रिसीव किया। यह ईरानी राष्ट्रपति का 7 साल बाद पहला पाकिस्तानी दौरा है। इस दौरे के पहले दिन ईरानी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने में प्रतिबद्धता जताई। साथ ही दोनों नेताओं ने ईरान और पाकिस्तान के बीच बिजनेस बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनाई। ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान ने PM शहबाज शरीफ के अलावा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख असीम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बिजनेसमैन और अधिकारियों से भी मिलेंगे। इससे पहले जनवरी में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जब दोनों ने एक दूसरे पर किए हमलों को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई बताया था। गाज़ा के राफा शहर में रविवार को इजरायली हमले में मौत के बाद एक महिला के गर्भ से जिंदा बच्ची को निकाला गया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि महिला 30 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने इमरजेंसी C-सेक्शन डिलीवरी के जरिए बच्ची को निकाला। जन्म के समय बच्ची का वजन 1.4 किलोग्राम था। उसकी हालत स्थिर है। धीरे धीरे उसकी सेहत में और सुधार होगा। महिला की पहचान सबरीन अल सकानी के रूप में की गई। अधिकारियों ने बताया कि 2 घरों पर इजरायली एयर स्ट्राइक में बच्ची की मां के अलावा उसके पिता और बहन समेत 19 लोगों की मौत हो गई थी। ये सब एक ही परिवार के 13 बच्चे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।